नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों 68 पीपीएससी एग्जाम की घड़ी साथियों काफ़ी ही नज़दीक आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाइए, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसकी चर्चा करेंगे, कर्नाट वंश और पाल वंश। छोटा टॉपिक है लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से पूछ दिया जाता है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले बिहार स्पेशल के वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना होगा 68 पीपीएससी के नाम से, जाकर सभी वीडियो को देख लें। एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवाए गए हैं और एग्जाम तक जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का भी वीडियो आएगा, इकोनॉमिक्स का भी वीडियो आएगा और साइंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का भी वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कर्नाट वंश की, उसके बाद पाल वंश की चर्चा करेंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसे ही लिखा गया है, ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्नाट वंश। इसका जो उदय है वो मिथिला के क्षेत्र में माना जाता है। यह वंश किसके समानांतर है? तो ये भी बात आप याद रखेंगे कि पाल वंश के शासक रामपाल के शासनकाल में ही न्यायदेव जो थे उन्होंने 1097 ईस्वी में मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना की थी। और ये जो क्षेत्र था वो नेपाल के अधीन माना जाता था। इसका जो अन्य नाम है इसे हम लोग शिवराव वंश या देव राजवंश के भी नाम से जानते हैं। इसका जो उदय है वो मिथिला के क्षेत्र में माना जाता है। इसकी जो राजधानी है वो सिमरौनगढ़ को माना जाता है। वर्तमान में यह नेपाल में स्थित है। पूर्व में इसे सिमरावगढ़ के नाम से जाना जाता था। और एक बात आप याद रखिएगा कि कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि मिथिला का स्वर्ण युग किस वंश के शासनकाल को कहा जाता है? तो याद रखना है कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। कर्नाट वंश का जो उदय है वो 1097 से 98 के बीच माना जाता है, में रामपाल के शासनकाल में हुआ था, जैसा कि आपको बताया। अब बात करते हैं कि कर्नाट वंश के शासक। सबसे पहले आता है न्यायदेव। कहीं कहीं आपको न्यायादेव, कभी कभी न्यायदेव, कभी कभी न्यायदेव इस प्रकार से देखने को मिलेगा, तो आप याद रखेंगे। इसका जो सटीक नाम है वो न्यायदेव है और इस वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने 50 वर्ष तक जो है मिथिला क्षेत्र पर शासन किया था और ये इसके संस्थापक भी थे। इसके बाद दूसरे शासक आते हैं गंगदेव। गंगदेव के बारे में बता दें आपको, इसने मधुबनी जिले के अंधरा ठाटी में विशाल गढ़ बनाया था। पूछा जाएगा कि किस कर्नाट वंशीय शासक ने अंधरा गढ़ी में विशाल गढ़ बनाया था? तो याद रखना है गंगदेव। न्यायदेव के बारे में पूछा जाता है, इसने एक उपाधि धारण की थी और वो उपाधि है कर्नाट कुलभूषण। याद रखना है क्या है? कर्नाट कुलभूषण। कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण करने वाला कर्नाट वंशीय शासक कौन था? तो याद रखना है न्यायदेव था। आगे बढ़ते हैं। अगला शासक है आपको नरसिंह देव। नरसिंह देव के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इवन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, तो याद रखेंगे इनसे संबंधित तथ्य। इसने बंगाल के शासक से परेशान होकर तुर्की का सहारा लिया था और इसी के समय बख्तियार खिलजी भी बिहार आया था और नरसिंह देव को धन देकर संतुष्ट कर लिया और इसका साम्राज्य जो है दरभंगा तक फैल गया था। याद रखना है, पूछा जा सकता है कि जब बख्तियार खिलजी का अभियान हुआ तो कर्नाट वंश का शासक कौन था? तो याद रखना है तभी कर्नाट वंश का शासक नरसिंह देव था। उस समय आपको याद रखना है कि नरसिंह देव का जो अधिकार था वो तिरहुत और दरभंगा के क्षेत्र तक फैला था। नेक्स्ट जो शासक हैं वो है राम सिंह देव। तुगरिल तुगल के असफल अभियान के समय राम सिंह देव जो है कर्नाट वंश का शासक था। पूछा जाएगा कि तुगरिल तुगल के असफल अभियान के समय कर्नाट वंशीय शासक कौन था? तो याद रखना है राम सिंह देव। और इसी के समय तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आए थे। याद रखना है आपको किसके समय इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आए थे? तो वो थे शासक राम सिंह देव। अगले शासक है शक्ति सिंह देव। इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं पूछा जाता है तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं। अगले जो शासक हैं वो हैं हरि सिंह देव। इसके बारे में भी पूछा जाता है तो याद रखना है कि इसके समय जो है तुगलक वंश सत्ता में आया था। पूछा जाएगा कि किस कर्नाट वंश के शासक के समय तुगलक वंश सत्ता में आया था? तो याद रखना है हरि सिंह देव। और ये जो माने जाते हैं हरि सिंह देव कर्नाट वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा माने जाते हैं और कर्नाट वंश के अंतिम शासक भी माने जाते हैं और यह एक महान समाज सुधारक भी माने जाते हैं। और पूछा जाता है अंत में कि कर्नाट वंश का जो है पूर्णतः अंत कब हुआ था? तो याद रखना है 1378 ईस्वी में हुआ था। एक बात आपको बता दें, हरि सिंह के जो वंशज माने जाते हैं मती सिंह, शक्ति सिंह, श्याम सिंह, ये आगे चल के इस वंश के शासक हुए लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस वंश के बाद जो है तिरहुत में कर्नाट के जगह ओयनारा वंश का राज स्थापित हुआ था और इसके जो वंशज थे वो 1393 तक
आपको अस्तित्व में रहे थे, संघर्ष करते रहे थे और 14वीं सदी के अंतिम दशक तक उसका भी पतन हो गया था। तो ये भी तथ्य आपको याद रखना है। तो कर्नाट वंश से संबंधित ये तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे आप डेफिनेटली याद कर लें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों आपको एक बात बता दें बिहार स्पेशल क्विक नोट्स के बारे में। इस नोट्स में आपको बिहार से संबंधित जितने भी तथ्य होते हैं यानी कंप्लीट बिहार नोट्स आपको मिलने वाला है। इसके अलावा बिहार स्पेशल में आपको प्रीलिम्स के लिए कोई भी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। इसमें आपको बिहार इतिहास, बिहार भूगोल, बिहार राज्य व्यवस्था और बिहार समसामयिकी के साथ साथ बिहार अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे संकलित किया गया है। और इस नोट्स को पढ़कर आप अंत समय में काफ़ी ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं बिहार स्पेशल में। इसमें बिहार स्पेशल के कंप्लीट टॉपिक को शामिल किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका नोट्स है जिसमें बिहार सामान्य जानकारी, मगध साम्राज्य, उसके बाद आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म के साथ साथ आपको प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार, आधुनिक बिहार, जनजातीय आंदोलन, उसके बाद जितने भी 1857 की क्रांति में बिहार की क्या भूमिका थी और वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका थी, इससे संबंधित तथ्य। उसके बाद अंत में आपको बिहार के प्रमुख समाचार पत्रिका के बारे में देखने को मिलेगा। बिहार के अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनसे संबंधित तथ्य, राज्यपाल से संबंधित तथ्य। उसके बाद जो है आपको बिहार पंचायती राज व्यवस्था और बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 इससे संबंधित तथ्य देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ बिहार भूगोल, बिहार के खनिज, बिहार की नदियाँ, बिहार की मिट्टी और अंत में आपको जो है इन सभी तथ्यों के बाद बिहार करेंट अफेयर मंथ वाइज देखने को मिलेगा। जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार बजट, बिहार मंत्रिमंडल, बिहार के किस पद पे आसीन अभी कौन व्यक्ति हैं उनसे संबंधित तथ्य, पुरस्कार और सम्मान से संबंधित तथ्य, प्रमुख सूचकांक में बिहार की क्या स्थिति है, यानी कंप्लीट नोट्स आपको मिलने वाला है बिहार स्पेशल का। अंत समय में अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। नोट्स लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, डिस्प्ले पे आपके अभी शो हो रहा होगा किस प्रकार से आपको नोट्स लेना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है, इसे लें और अंत समय में अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। तो आप 80 वाले पे पेमेंट कर सकते हैं, 75 वाले पे आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, विद इन 5 से 10 मिनट में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यही छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो। अगला जो वंश है वो पाल वंश है। पाल वंश से संबंधित तथ्य आपको बता रहे हैं। 750 ईस्वी से लेकर 1174 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है। एक बात आपको याद रखना है कि 8वीं शताब्दी के मध्य में अरबों के आक्रमण के उपरांत भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण शक्तियां प्रकाश में आई थी। याद रखना है कितनी शक्तियां, 3 महत्वपूर्ण शक्तियां आपको प्रकाश में आई थी, जिसमें गुजरात का राजपूताना का गुर्जर प्रतिहार वंश था, दक्कन का राष्ट्रकूट वंश था तथा बिहार बंगाल का पाल वंश था। तो यही 3 शक्तिशाली में आज हम लोग चर्चा करेंगे तीसरे शक्तिशाली यानी बंगाल बिहार के पाल वंश की। तो इनसे संबंधित तथ्य आपके बिहार से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे हम लोग देखेंगे। इस वंश का जो संस्थापक है वो गोपाल को माना जाता है। महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। पाल शासक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी भी माने जाते हैं और पाल शासक के द्वारा परम सौगात की उपाधि भी धारण की जाती थी। पाल वंश के शासकों का साम्राज्य विस्तार समस्त बंगाल, बिहार से लेकर कन्नौज तक माना जाता है। और सुलेमान जो कि एक विदेशी यात्री है उसने पाल राज को रहुमा या धर्मा कहा है। याद रखना है, पूछा जाएगा किस विदेशी यात्री ने पाल राज को रहुमा या धर्मा कहा है, तो वो है सुलेमान। सबसे पहले जो शासक है गोपाल, उनसे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। ये पाल वंश के संस्थापक हैं। इसने ओदंतपुरी में एक मठ का निर्माण भी करवाया था और इसके बाद जो शासक बना ये इसका पुत्र धर्मपाल इस वंश का अगला शासक बना। धर्मपाल के बारे में आपको याद रखना है, इसने बंगाल को उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में स्थापित किया था। यह कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष में उलझा रहा था। इसने कन्नौज के शासक इंदिरा युद्ध को परास्त कर चक्रा युद्ध को अपने संरक्षण में कन्नौज का शासक भी बनाया था। यह राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव, गोविंद तृतीय और प्रतिहार नागभट्ट तृतीय से भी पराजित हुआ था। कौन? धर्मपाल। इसने अनेकों बौद्ध मठ और विहार बनाए। नालंदा का पुनरुद्धार किया किसने? धर्मपाल ने। इसने बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा सोमपुर महाविहार की भी स्थापना की, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है। किसने इसकी स्थापना की? धर्मपाल ने। पूछा जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो याद रखना है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया। और धर्मपाल को परम सौगात भी कहा गया था, ये भी बात आपको याद रखना है। और इसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध जो लेखक थे वो हरिभद्र थे। कभी कभी पूछा जाता है और आपको लिख भी दिए हैं। इसने बौद्ध लेखक हरिभद्र को संरक्षण प्रदान किया था और इसके बाद जो है इसका पुत्र देवपाल गद्दी पर बैठा था। देवपाल का जो शासनकाल है वो 810 से 850 माना जाता है। यह पाल वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है और इसने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाई थी।
इसका सेनापति इसका खुद का चचेरा भाई जयपाल माना जाता है और इसके शासनकाल में ही अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। पूछा जाता है कि अरब यात्री सुलेमान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो याद रखना है वो शासक हैं आपके देवपाल। देवपाल ने याद रखना है विस्तारवादी नीति का पालन करते हुए पूर्वोत्तर में कामरूप असम को, उत्तर में नेपाल और पूर्वी सागर तट पर उड़ीसा तक अपनी सत्ता का विस्तार किया था। इसके बारे में जो जानकारी है, विशेष तथ्य है, उसकी जानकारी आपको याद रखना है विदेशी यात्री सुलेमान के द्वारा दिया गया है। अगला पॉइंट है कि देवपाल के कुछ समय के बाद पाल वंश का साम्राज्य बंगाल और बिहार तक ही सीमित रह गया था। तारनाथ ने देवपाल को बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान करने वाला भी कहा है। याद रखना है किसने, तारनाथ ने। इसके बाद जो है महेंद्रपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल, राज्यपाल, गोपाल द्वितीय, विग्रहपाल द्वितीय आदि इस वंश का शासक बना, जिससे संबंधित तथ्य आपको याद नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद जो शासक हैं वो है महिपाल प्रथम। महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। इसके समय राजेंद्र चोल ने विक्रम चोल के नेतृत्व में बंगाल पर आक्रमण किया तथा पाल शासक को पराजित किया था। अगले जो शासक हैं वो महिपाल द्वितीय आते हैं। उसके बाद शासक आते हैं रामपाल। रामपाल पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसी के समय गहरवालों ने बिहार के शाहबाद और गया तक अपने राज्य का विस्तार किया था। अंत में इसने गंगा नदी में डूबकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। पूछा जाएगा कि किस पाल वंशीय शासक ने गंगा नदी में डूबकर अपनी आत्महत्या की थी, तो याद रखना है वो शासक थे रामपाल। इसके बाद कुमारपाल, गोपाल तृतीय, मदन पाल, गोविंद पाल ने लगभग 30 वर्षों तक शासन किया। गोविंद पाल को इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है और इस वंश के बाद बंगाल में सेन वंश की स्थापना हुई थी। तो कर्नाट वंश और पाल वंश से संबंधित इतने ही तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हो सके तो इस वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिएगा। 10 से 12 मिनट का वीडियो है, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिला के जरूर जाएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स लेना चाहते हैं जरूर लीजिए, इन सभी तथ्यों को नोट्स में शामिल किया गया है। 10 दिनों का आपके पास अभी भी समय है, आसानी से आप उस नोट्स को कवर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।